हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्स हैं। इस F0 और F1 पार्टिकल के थ्रू ऐसे जैसे हम डैम से पानी जो है एंटर करते हैं, वहां से बिजली बनाते हैं, तो ये 2 प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, 1 ATP बनेगा। फिर ये 2 प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, फिर 1 ATP बनेगा। फिर ये 2 प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, 1 ATP बनेगा। यानी NADH के केस में हमारे पास 3 ATP बनते हैं। ये अगर मलेट की गाड़ी में जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 38 ATPs आएंगे, जबकि ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट की गाड़ी में 2 ATP यूज होके हमारे पास 36 ATPs बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ रहे थे रिस्पायरेशन के बारे में, यानी प्लांट्स में रिस्पायरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसके जरिए ग्लूकोज बनता है। सो ये ग्लूकोज आगे जाके रिस्पायरेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होता है और वहां से एटीपी बनते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में? हमने बात की थी कि ये एक सेल है, ये एक सेल है। सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और 2 पायरुविक एसिड बनाता है, यानी 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाता है और साथ में 2 ATP बनता है और 2 NADH बनता है। 2 NADH के मॉलिक्यूल और 2 ATP बनता है। अब ये 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल ये आगे जाके एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड होती है। तो हमने यहां तक बात की थी कि 2 पायरुविक एसिड जब बन जाते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाते हैं। इस स्टेप को हमने बोला था लिंकर स्टेप। और लिंकर स्टेप में हमारे पास 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH बनते हैं, 2 NADH बनते हैं। अब यहां से लिंकर स्टेप में क्या बनता है? एसिटाइल CoA, जो कि क्रेब्स साइकिल में घूमता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से, यहाँ पे हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से हमारे पास 3 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 FADH2 के मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में जो है 1 ATP बनता है। तो यहाँ पे अगर हम एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमारे पास 3 NADH बनेंगे, 2 FADH2 बनेंगे और 1 ATP बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल है, तो ये क्रेब्स साइकिल 2 दफा हम चलाएंगे। सो 2 पायरुविक एसिड को, यानी इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी, तो हमारे पास टोटल NADH जो है वो बनेंगे 3 2 6 और FADH2 कितने बनेंगे? 2 2 4 और ATP कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। यानी क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 6 NADH बनेंगे, 4 FADH2 बनेंगे और 2 ATPs बनेंगे। और बाकी ये 2 जो है ये लिंकर स्टेप में बनते हैं, यानी यहां मैं लिख लेती हूँ, लिंकर स्टेप में 2 NADH बनते हैं। तो बच्चों अब ये NADH और ये FADH2 जो बनते हैं, इससे हम कैसे बनाएंगे ATP? तो इसको अब हम लेके जा रहे हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, यानी ये जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इस NADH को भी लेके जाएंगे, इसको भी लेके जाएंगे और क्रेब्स साइकिल में जो ये FADH2 बने हैं और NADH2 बने हैं, इन सब को हम लेके जाएंगे इस इनर मेम्ब्रेन में
इनर मेम्ब्रेन में ऐसा क्या होता है जो कि FADH2 और NADH को ATP में कन्वर्ट करता है? तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, यानी ये सपोज सेल है और सेल के अंदर इतना बड़ा मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूं। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये मैं स्ट्रेट बनाती हूं ताकि वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मैं ठीक तरह से आप लोग को समझा सकूं। ये है जो फोल्डेड, यानी ये मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ क्योंकि हर मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर से बनी होती है, लिपिड बाय लेयर से बनी होती है। यानी ये एक लिपिड की लेयर होगी और ये दूसरी लिपिड की लेयर होगी, तो इसको हम लिपिड बाय लेयर बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये इनर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? ये है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस और ये क्या है? ये सेल है। तो बच्चों अब यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, यानी हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ जो है प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एक्सट्रांसिक और कुछ इंट्रांसिक प्रोटीन होते हैं। तो इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या है? यानी इलेक्ट्रॉन खेला जाता है। जिस तरह हम बॉल खेलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खेला जाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन खेल के हम यहाँ से ATP बनाते हैं। तो हमारे पास टोटल जो प्रोटीन्स हैं यानी कॉम्प्लेक्स हैं वो कितने हैं? टोटल हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस 5 कॉम्प्लेक्स हैं। 5 कॉम्प्लेक्स यहां मैं बना लेती हूं, इसको मैं रिमूव कर लेती हूं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, यानी ये प्रोटीन्स होते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब इनके नाम क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज और ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का नाम है साइटोक्रोम B/C1। साइटोक्रोम B/C1। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीजिनेज और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम है F1 पार्टिकल। तो बच्चों अब यहां पे क्या होता है? यहां पे यानी ये क्या है? ये सारा मैट्रिक्स है। किस चीज का मैट्रिक्स है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी ये जगह है, ये जो जगह है ये यहां पे मैंने ड्रा कर दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में या जो क्रेब्स साइकिल चलता है वहां पे जो हमारे पास NADH बन गए हैं, NADH जाके मैट्रिक्स से जाके, यानी ये सारा यहां पे अगर मैं बना लूं ऐसे, यानी इस मेम्ब्रेन को मैंने फोल्डेड नहीं बनाया, ताकि बड़ा बड़ा मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। वैसे ये फोल्डेड होता है।
तो यहाँ पे ये अब यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलता है, यानी ये मैट्रिक्स है, इसमें क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास NaDH बन जाते हैं, साथ में FADH2 बनते हैं और ATPs भी बनते हैं, यानी सबस्ट्रेट लेवल ATPs भी बनते हैं। अब यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल में NaDH बन गए हैं वो जाएंगे यहाँ से मैट्रिक्स से जाके NaDH ये क्या कर लेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को, जिसको हम NaDH डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। तो NaDH ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 को और वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, NAD में। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, FMN बेटा होता है। FMN के पास इलेक्ट्रॉन जाके ये फिर इलेक्ट्रॉन पिन देता है FES के पास। FES क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे एक मोबाइल जो है कैरियर होता है, जिसे हम यूबिक्विनोन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन FES दे देगा यूबिक्विनोन को। ये यूबिक्विनोन जो है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कैरी करता है, क्योंकि ये एक कैरियर प्रोटीन है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैरी करेगा और कहाँ लेके जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में ये इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम बी को। साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन पिन देगा FES को दे देगा। FES ये इलेक्ट्रॉन पिन देगा और किसको दे देगा, साइटोक्रोम C1 को। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसने साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन दिया, साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन FES को दिया, FES ने इलेक्ट्रॉन पिन का साइटोक्रोम C1 को दिया। तो बच्चों अब यहां से साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक और मोबाइल कैरियर प्रोटीन के पास, जिसका नाम है C। यानी साइटोक्रोम C1 से फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C में। ये क्या है, ये साइटोक्रोम C है। साइटोक्रोम C ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीजनेज बोलते हैं, इसको दे देगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ कॉपर सेंटर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कॉपर सेंटर A को दे देगा और फिर यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा साइटोक्रोम A में। साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम A3 में। A3 से फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे कॉपर सेंटर B में। फिर यहां से अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन आएंगे इस मैट्रिक्स में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वहां पे कौन बेटा होता है, ऑक्सीजन, O2 बेटा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। यानी यहां से इस मैट्रिक्स से ये 2 इलेक्ट्रॉन भी साथ में ले लेंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और इस मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन भी ले लेंगे और हाफ ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। यही वाटर जो है ये क्या है, ये सेल का मेटाबॉलिक वाटर है। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, इस ऑक्सीजन के पास, और हमारे पास वाटर बना। तो बच्चों अब यहां से NaDH से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस में से होके ऑक्सीजन के पास आए और वाटर बनाया, लेकिन हम तो ATP बना रहे थे, ATP क्यों नहीं बना। तो बच्चों यहाँ पे जब NaDH से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो हर दफा यानी 2 प्रोटॉन जो है जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू 2 प्रोटॉन जो है इस एनर्जी को यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में 2 हाइड्रोजन यानी 2 प्रोटॉन चले जाते हैं। तो इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू भी होता है, कॉम्प्लेक्स 2 के थ्रू भी 2 प्रोटॉन चले जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 के जरिए भी 2 प्रोटॉन यहां से चले जाते हैं। यानी क्या है,
यहाँ पे कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 यूज हुए हैं। कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 3 और कम्प्लेक्स 4 के जरिए मैट्रिक्स से, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन गए कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में। अब क्या होगा? ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन यहाँ पे जमा होते जाएंगे। ये प्रोटॉन जो है इनका ग्रेडियंट बनेगा, यानी इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो ये ग्रेडियंट बनाएंगे और ग्रेडियंट से क्या होगा? ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है, जिसको हम F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं, ये प्रोटॉन्स इस F0 और F1 पार्टिकल के थ्रू ऐसे जैसे हम डैम से पानी जो है एंटर करते हैं वहां से बिजली बनाते हैं, तो ये दो प्रोटॉन यहां से आएंगे, 1 ATP बनेगा। फिर ये दो प्रोटॉन यहां से आएंगे, फिर 1 ATP बनेगा। फिर ये दो प्रोटॉन यहां से आएंगे, 1 ATP बनेगा। यानी NADH के केस में हमारे पास 1 NADH से 3 ATP बनते हैं, और 3 ATPs में यानी एक ATP जब बनता है तो वो दो प्रोटॉन से यानी दो हाइड्रोजन की एंट्री से 1 ATP बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP बनाता है। अब यहाँ पे हमने बात नहीं की किसकी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है। तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की तरफ। इसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यानी यहाँ पे जब क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में FADH2 बनता है, तो ये FADH2 यहां जाके यानी FADH2 यहां जाके अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे देता है। कहां पे? कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को दे देता है, और खुद FADH2 कन्वर्ट हो जाता है FAD में। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में कौन बेटा होता है? यहाँ पे FES बेटा होता है। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 है वहां पे FMN होता है, फिर उसके बाद FES होता है, जबकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में FES बेटा होता है। FES 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे ये जो यूवी क्विनोन है यानी जो मोबाइल कैरियर प्रोटीन है, या यहाँ पे जो मैंने बनाया है यानी यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास आते हैं साइटोक्रोम B में, फिर FES, फिर साइटोक्रोम C1 में। साइटोक्रोम C1 से फिर दोबारा से साइटोक्रोम C में जाते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आते हैं। वहां से कॉपर A सेंटर होता है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, फिर कॉपर सेंटर B होता है। फिर ऐसे अल्टीमेट हो गए, जिस तरह हमने NADH की बात की, ये आगे आके 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है और साथ में मैट्रिक्स से 2 प्रोटॉन ले लेता है, और जो ऑक्सीजन बेटा होता है वहां पे हाफ ऑक्सीजन को यूज करके वाटर बना लेता है। तो बच्चों, अब FADH2 जो है इसमें कौन से कॉम्प्लेक्स ने हिस्सा नहीं लिया? FADH2 में कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ने कोई हिस्सा नहीं लिया, यानी इसमें FADH2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ने हिस्सा लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने हिस्सा लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने हिस्सा लिया, और आगे जो है 5 ने हिस्सा लिया। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में FADH2 के द्वारा कितने हाइड्रोजन जो है यानी कितने प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे NADH ने कोई हिस्सा नहीं लिया, तो यहाँ से कोई प्रोटॉन भी नहीं जाएगा। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, यानी मेम्ब्रेन के अंदर दबा हुआ होता है, तो यहाँ से प्रोटीन जो है, जो प्रोटॉन्स हैं वो बाहर जा ही नहीं सकते, तो यहाँ से भी नहीं गए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 प्रोटॉन जाएंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 2 प्रोटॉन्स जाएंगे। अब ये 2 प्रोटॉन्स जो है यानी 2 प्रोटॉन ये हो गए, 2 प्रोटॉन ये हो गए, ये F0 F1 पार्टिकल के थ्रू यहाँ से आके 2 ATPs बनाएंगे, यानी 1 ATP 2 प्रोटॉन ने बनाया और
फिर दूसरा एटीपी इस 2 प्रोटॉन ने बनाया। इसलिए हम कहते हैं कि 1FADH2 जो है ये 2 एटीपीज बनाते हैं, जबकि 1NADH 3 एटीपीज बनाते हैं। और बच्चों यहाँ पे F1 पार्टिकल में एक एंजाइम लगा होता है जिसका नाम है ATP सिंथेज। इस एंजाइम के थ्रू जो है, इस एंजाइम के थ्रू ADP एक फॉस्फेट पकड़ के क्या बना लेता है, ATP बना लेता है। तो बच्चों हमारे पास इस तरह से टोटल एक सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, लेकिन यहाँ पे हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 38 एटीपीज बनते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार कुछ बुक्स में लिखा होता है कि नेट हमारे पास 36 एटीपीज होते हैं। उसका ये है कि यहाँ पे जो लिंकर स्टेप है, यानी ये जो लिंकर स्टेप है, यानी जो लिंकर स्टेप में 2NADH बन गए हैं, 2NADH अगर क्रेब्स साइकिल में जाता है, यानी मैट्रिक्स में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है, तो यहाँ पे 2 गाड़ियां खड़ी होती हैं इसके लिए। एक गाड़ी का नाम है, यहां मैं लिख लेती हूँ, एक गाड़ी का नाम है, यानी शटल्स होते हैं, शटल्स होते हैं। एक शटल का नाम है ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट और एक शटल का नाम है मलेट, जिसे हम अस्पार्टेट भी बोलते हैं। अगर ये NADH जो है ये बैठता है ग्लाइसिरोल 3 फास्फेट की गाड़ी में और इस क्रेब्स साइकिल में घूमने के लिए इस मैट्रिक्स में जाता है, तो ये एक एटीपी यूज कर लेता है, इस वजह से यहाँ पे चूंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं तो 2 NADH के मॉलिक्यूल जाएंगे, तो हमारे पास 2 ATPs यूज हो जाएंगे, 2 ATPs यूज हो जाते हैं। तो इसी वजह से कुछ बुक्स में 36 ATPs लिखा होता है। अगर ये 2NADH लिंकर स्टेट में इस गाड़ी से जाता है, मलेट की गाड़ी से, तो मलेट जो है वो मुफ्त की गाड़ी है, वो कोई पैसा नहीं लेता, तो ये इसको अंदर ले जाके, यानी NADH को अंदर ले जाके कोई पैसा यानी कोई ATP यूज ना करके इसको अंदर फेंक देता है, और इसी वजह से फिर हम कहते हैं कि 38 ATPs बनते हैं। तो बच्चों अगर हम टेबल बनाएं कि किस तरह ATPs कहाँ पे बनते हैं, या कितने NADH या FADH2 बनते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं कुछ, तो ये टेबल जो है हम बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं टेबल बनाऊं और इसमें हम देखें तो यहाँ पे मैं स्टेज लिख लेती हूँ, यहाँ पे सोर्स और यहाँ पे ATP। स्टेज यानी ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम देखें तो सोर्स क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में सोर्स जो है यानी सबस्ट्रेट लेवल ATPs जो बनते हैं, सबस्ट्रेट लेवल ATPs वो कितने बनते हैं, 2 ATP। और इसके अलावा NADH कितने बनते हैं, NADH हमारे पास बनते हैं 2 NADH, यानी ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 NADH बनते हैं और 2 ATP बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास है लिंकर स्टेप में सोर्स को अगर हम देखें तो लिंकर स्टेप में हमारे पास NADH बनते हैं। NADH कितने बनते हैं, 2 NADH बनते हैं, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं तो वहां पे 2 NADH बनते हैं। लिंकर स्टेप के बाद हमारे पास स्टेज आता है क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या है, NADH भी बनते हैं, FADH2 भी बनते हैं, और GTP जिसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं ATP में, यानी तीनों किस्म के जो एनर्जी सोर्स हैं वो हमारे पास बनते हैं।
NADH कितने बनते हैं क्रेब्स साइकिल में? NADH एक क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 3 NADH बनते हैं, लेकिन पायरोइक एसिड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, तो हम 2 क्रेब्स साइकिल चलाएंगे, तो 2 क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 6 NADH बनते हैं। और इसी तरह FADH2 एक क्रेब्स साइकिल में हमारे पास एक FADH2 बनता है, और 2 पायरोइक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, तो हम 2 दफा साइकिल चलाते हैं, सो हमारे पास 2 FADH2 बनते हैं, और ये जो है ये हमारे पास 2 ATP भी बनता है, क्योंकि हम 2 दफा साइकिल चलाते हैं। तो टोटल अगर हम इसको काउंट कर लें, तो एक NADH कितने के बराबर होता है? यानी ये 2 ATP है, 2 ATP 2 NADH अगर हम काउंट करें, इधर ही मैं लिख लेती हूँ, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2s are 6। अब यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 आता है, और यहाँ पे हमारे पास 6 NADH है। अगर हम 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 6 3s are 18 ATPs बनते हैं, और ये FADH2 है। हमने बताया कि FADH2 से क्या बनता है? 2 ATPs बनते हैं। सो 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 4 ATPs बनेंगे, और ये जो है ये हमारे पास 2 ATPs हैं। तो इनको अगर हम प्लस कर लें, क्या है ये 2 ATP है, ये 6 है, और ये 6 है, ये 18 है, ये 4 है, और ये 2 है। इसको प्लस कर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है? 38 ATPs बनते हैं। तो बच्चों, अगर ये 36 ATPs हैं, यानी टोटल हमारे पास 36 ATPs आते हैं, तो कैसे? ये लिंकर स्टेप जो है, यहाँ पे जो हमारे पास NADH बना है, अगर ये इस गाड़ी में सवार हुआ जिसका नाम है ग्लाइसिरोल 3-फास्फेट NADH, और हमारे पास 2 NADH बने हैं, तो यहाँ से 2 NADH अगर इस ग्लाइसिरोल 3-फास्फेट की गाड़ी से अंदर जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 2 ATPs यहाँ से माइनस हो जाएंगे, यानी यूज कर देंगे। जबकि अगर ये 2 NADH जो है, ये अगर ये मलेट की गाड़ी है, ये अगर मलेट की गाड़ी में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई एनर्जी यूज नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारे पास 38 ATPs आएंगे, जबकि ग्लाइसिरोल 3-फास्फेट की गाड़ी में 2 ATP यूज होके हमारे पास 36 ATPs बनेंगे। तो बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।